हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। तो ये इसका 7वां पार्ट है। 1 से लेकर 6 तक के पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को देखा नहीं है तो जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये सीरीज़ RRC ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस पार्ट में हम 150 से 175 तक के क्वेश्चनों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है 151 नंबर का क्वेश्चन। कांसे का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो कांसे होता है उसका जो प्रमुख संघटक होता है वो कॉपर और टीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कॉपर और टीन। कॉपर को पीरियोडिक टेबल में Cu से दर्शाया जाता है और टीन को Sn से चिन्हित किया जाता है। और इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 यानी 29 होता है। और जो Sn होता है टीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा इससे रिलेटेड। और कांसे का मुख्य जो संघटक है कॉपर और टीन, तो इसको याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को काटने के लिए कृंतक दांत यानी कि इंसिजर दांत का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को काटने के लिए किस प्रकार के दांत का प्रयोग किया जाता है? तो कृंतक, इंग्लिश में इसको इंसिजर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक हो गया, जो कि आगे होता है, काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है रत्नक। ठीक है फ्रेंड्स, रत्नक होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैनाइंस कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका प्रयोग किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए या चीरने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि रत्नक दांत का प्रयोग किसी भी चीज़ को चीरने या फिर फाड़ने के लिए किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, तीसरा जो होता है वो अग्रचर्वणक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्रचर्वणक, इसको इंग्लिश में प्री मोलर्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और चौथा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? चर्वणक होता है, इसको इंग्लिश में मोलर्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों टाइप्स याद रखिएगा। कृंतक यानी कि इंसिजर, रत्नक यानी कि कैनाइंस, प्री मोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इन चारों टाइप्स को याद रखिएगा। और काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंसिजर का प्रयोग किया जाता है। और किसी चीज़ को चीरने या फाड़ने के लिए रत्नक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्री मोलर और मोलर होते हैं, इनका प्रयोग चबाने या दबाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 153 नंबर का क्वेश्चन, गलकंड बीमारी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, गलकंड बीमारी जो होती है थायराइड ग्रंथि से संबंधित होती है। और ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा, ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है। ये यहीं पर ये गलकंड बीमारी होती है। गलकंड बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको गलसुआ या फिर घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये आयोडीन जो होता है, ये पीरियोडिक टेबल में इसका कितना नंबर होता है? तो याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो 53 होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो दोस्तों, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खोया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को उपकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया उपकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने यानी प्राप्त करने की प्रक्रिया उपकरण कहलाती है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 155 नंबर का क्वेश्चन, एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो एंटीमनी को पीरियोडिक टेबल में किस रूप में चिन्हित किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको Sb के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस रूप में चिन्हित किया जाता है? Sb के रूप में। और पीरियोडिक टेबल में इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, 51 यानी 51 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? उपधातु होता है।
हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने उपधातु पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 7 उपधातु पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 7 उपधातु पाए जाते हैं और एंटीमनी जो है ये भी एक प्रकार का उपधातु है। तो इसका सिंबल याद रखिएगा और इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 156 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने नापा था और किस वर्ष में नापा था? तो फ्रेंड्स वर्ष भी याद रखिएगा कि 1676 में रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश को किस प्रकार के तरंग दैर्ध्य में नापा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो प्रकाश है किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है ये? तो ये अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 157 नंबर का क्वेश्चन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, इसको याद रखिएगा। और किस किस का पीएच मान पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मिल्क का पूछता है, यानी दूध का पूछता है, तो कितना होता है? तो दूध का 6.4 होता है। और यूरिन का कितना होता है, यानी जो हमारा मूत्र होता है उसका कितना होता है? तो उसका 6 होता है फ्रेंड्स। और ब्लड का पूछा जाता है तो ब्लड का कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ब्लड का 7.4 होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्र के पानी का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा समुद्र के पानी का पीएच मान जो होता है वो 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है? 8 या फिर 8.5। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। और जो दूध का होता है 6.4, यूरिन का होता है 6 और ब्लड का होता है 7.4 और जो समुद्र का पानी होता है उसका 8.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे याद रखिएगा। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू सबसे पहले किसने खोज की थी पीएच वैल्यू की? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स पीएच वैल्यू की सबसे पहले खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1909 में सोरेनसन के द्वारा पीएच वैल्यू की सबसे पहले खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 158 नंबर का क्वेश्चन। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? ठीक है फ्रेंड्स, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन स्त्रावित करती है। और फ्रेंड्स ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये किडनी के पास पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। और इसको क्या कहा जाता है? इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसे कौन रिलीज़ करता है? तो इसको पीयूष ग्रंथि रिलीज़ करती है। ठीक है फ्रेंड, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है या फिर इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि रिलीज़ करती है और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये जीवन रक्षक हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये पीयूष ग्रंथि है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो इसको भी याद रखिएगा हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ये सिर में मौजूद होती है, मस्तिष्क में। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 159 नंबर का क्वेश्चन। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए 273 से घटाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा हमें? अगर तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 से माइनस करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर सेल्सियस से हमें केल्विन में इसको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? तो 273 उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 273 उसमें जोड़ना पड़ेगा अगर सेल्सियस से हमको केल्विन में बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केल्विन से हमको सेल्सियस में बदलना है तो 273 से घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा फ्रेंड्स। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 160 नंबर का क्वेश्चन। एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ब्रोमीन है, जो कि एकमात्र अधातु है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु क्रमांक याद रखिएगा कि इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। और ये 70वें ग्रुप यानी कि हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है।
कौन से ग्रुप में पाया जाता है फ्रेंड्स ये? तो ये 17वें ग्रुप में पाया जाता है। और 17वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? तो 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एकमात्र धातु जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 35 यानी 35 है, और ये 17वें ग्रुप का सदस्य है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 161 नंबर का क्वेश्चन। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन में। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा यानी चांद का कितना होता है फ्रेंड्स? तो चांद का जो पलायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमा का कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और कभी कभी सूरज का भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा सन का कितना होता है? तो सन का होता है 52.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और चांद का कितना होता है? तो चंद्रमा का होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और सन का कितना होता है यानी सूरज का कितना होता है? तो 52.8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इन तीनों को याद रखिएगा। आता है अपने अगले क्वेश्चन पर, 163 नंबर का क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड जो प्रिज्म होता है उसमें किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है और प्रकीर्णन जो होता है अधिक होता है, यानी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है इस रंग का और तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होता है। इसीलिए प्रिज्म का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका तो फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आता है अपने अगले क्वेश्चन पर, 164 नंबर का क्वेश्चन। पारा कितने डिग्री तापमान पर जमता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पारा जो होता है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और ये पिघलता कब है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये पिघलता है 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि जमता कब है? तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और पिघलता कब है? तो फ्रेंड्स ये पिघलता है 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पारा जो होता है, पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पारा को आप जैसे आप सभी को पता है कि पारा को मरकरी कहा जाता है। और मरकरी को पीरियोडिक टेबल में किस रूप में चिन्हित किया जाता है? तो Hg के रूप में चिन्हित किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 80 होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर का क्वेश्चन। एक फैदम किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक फैदम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 166 नंबर का क्वेश्चन। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। और तांबा को किस रूप में डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में? तो याद रखिएगा Cu के रूप में डिनोट किया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 29 यानी एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने कैरेट को? 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। तो इस कंडीशन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर का क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है। ये सबसे भारी धातु होती है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, 76। ठीक है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 76 यानी 76 होता है। ये सबसे भारी धातु होती है
और एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी होती है? लिथियम होती है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। जब भारी धातु के बारे में पूछेगा तो ऑस्मियम हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। और सबसे हल्की धातु के बारे में बोलेगा तो लिथियम होगा और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर का क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना जो होता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है और किसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो फ्रेंड, कोई भी चीज़ जिसका परिवर्तन हो जाता है, दूसरे रूप में चली जाती है, वो वापस अपने रूप में नहीं आ सकती, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी से कोयला बनना या फिर मोमबत्ती का जलना। फ्रेंड्स, एक बार अगर मोमबत्ती जल जाएगी तो वो वापस मोमबत्ती नहीं बन सकती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। या फिर एक बार जब लकड़ी से कोयला बन जाता है तो वो वापस लकड़ी नहीं बन सकता है, तो वो क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और एक क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है फ्रेंड्स? जब किसी वस्तु का रूप बदल जाता है तो वो वापस अपने रूप में लौट आती है, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जल से यानी पानी से बर्फ़ का बनना। ठीक है फ्रेंड्स, पानी से बर्फ़ का बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि जल से जब बर्फ़ बन जाता है तो ये वापस पानी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो जो चीज़ वापस अपने रूप में आ सकती है उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, और जो चीज़ अपने रूप में वापस लौट कर नहीं आ सकती उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। मिलते हैं, अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो फ्रेंड, जो सोडियम धातु होता है इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और इसको केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है फ्रेंड्स? तो जैसे कि आपको पता है कि सोडियम जो होता है ये ऑक्सीजन और नमी के साथ क्या कर लेता है? रिएक्ट करता है। इसीलिए इसको ऑक्सीजन और नमी से दूर रखने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को किस रूप में डोनेट किया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, सोडियम को Na के रूप में लिखा जाता है, यानी Na के रूप में चिन्हित किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। और पोटेशियम को किस रूप में लिखा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पोटेशियम को K के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर का क्वेश्चन, कांच किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कांच होता है वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। बालू और सिलिकेट इन दोनों के मिश्रण से कांच बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर का क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है इस गैस का यूज़? तो जैसे कि आपको पता है कि आग जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स? तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे आग जल रही होती है वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आग बुझने लगती है। इसलिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथ्वी के आयु का आंकलन या फिर किसी पुरानी चट्टान का आयु का आंकलन करना है कि कितनी पुरानी चट्टान है वो, तो उसको कैसे पता लगाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किसी भी पुरानी चट्टान की एज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किसी भी पुरानी चट्टान का या फिर पृथ्वी का आयु का आंकलन किया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 173 नंबर का क्वेश्चन है,
गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। किसने किया था? तो सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो याद रखिएगा, मीथेन रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो मीथेन गैस रिलीज होता है गोबर गैस संयंत्र से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो अपना अगला क्वेश्चन है 174 नंबर का क्वेश्चन, पीए जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए। और फ्रेंड्स क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर का, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो बर्तन के ऊपर परत चढ़ी होती है वो किसकी होती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने अपने इस वीडियो के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। और ऐसी ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।